तो हम देख रहे थे राजस्थान के आरएस सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसके प्री का प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि हम देख रहे थे 5 अगस्त 2018 वाला। कब का? 5 अगस्त 2018 को जो आयोजित हुआ था प्री का एग्ज़ाम। तो इसके हमने 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर किए थे। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवर पर्वत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मुकुंदरा पहाड़ियाँ। तो निम्नलिखित में से मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कौन सी श्रेणियों का? विंध्यन पर्वत श्रेणियों का। कौन? मुकुंदरा पहाड़ियाँ। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत को उत्तरी भारत व दक्षिण भारत में बांटती है। इस पर्वत श्रृंखला का मुख्यतः विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्य श्रृंखला का पश्चिमी अंत राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं कोटा व झालावाड़ के नजदीक है, जहां विंध्य पर्वत श्रृंखला की ये पहाड़ियां मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। मुकुंदरा पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 से है, जबकि 10 अप्रैल 2013 को इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो राजस्थान का ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था 9 जून 2012 से, और 10 अप्रैल 2013 को इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में है मुख्य सिंचाई परियोजना कौन कौन सी? सिद्धमुख, नर्मदा, जवाई और जागम परियोजना। ये मुख्य सिंचाई परियोजना है। इन सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो कौन सी परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित है उसका हमें आंसर मैच करना है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, और ऊपर ABCD मेंशन है दोनों के लिए। यहाँ पे ABCD मेंशन है कि ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है? ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में थर्ड। तो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ए में तो था, ए में कौन सा आया था अपना 4, बी में था फर्स्ट, सी में था सेकंड और डी में था थर्ड। ठीक है। तो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब मैच करते हैं। सिद्धमुख परियोजना में ए में है 4, तो हनुमानगढ़ एवं चूरू। तो सिद्धमुख परियोजना से जो जिले लाभान्वित है वो है हनुमानगढ़ एवं चूरू। तो सिद्धमुख परियोजना से हमारे हो गए हनुमानगढ़ एवं चूरू। फिर है नर्मदा परियोजना, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर था फर्स्ट, तो जालोर एवं बाड़मेर। तो नर्मदा परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित है? जालोर एवं बाड़मेर। ठीक है। फिर है जवाई परियोजना, जवाई परियोजना में ऑप्शन है सेकंड, तो जालोर, पाली एवं जोधपुर जवाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। तो जवाई से कौन से हैं? जालोर, पाली एवं जोधपुर। और फिर है जागम परियोजना, इसमें आंसर थर्ड, तो यानी उदयपुर एवं प्रतापगढ़। जो जागम परियोजना है उससे उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले लाभान्वित हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं। सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ एवं चूरू, नर्मदा परियोजना से जालोर एवं बाड़मेर, जवाई से जालोर, पाली एवं जोधपुर और जाखम से उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले लाभान्वित हैं। तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। तो जो सिद्धमुख परियोजना है वो रावी, पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना रावी व्यास नदी के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु प्रभावित जिले हनुमानगढ़ जिले की भादरा व नौहर तहसील तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसील इससे लाभान्वित है। फिर है नर्मदा परियोजना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना मारवाड़ की भागीरथी सिंचाई फव्वारा पद्धति स्प्रिंकलर बूंद बूंद पर इजराइल तकनीक कनाल प्रणाली द्वारा प्रभावित क्षेत्र जालोर व बाड़मेर जिले। नेक्स्ट है जवाई परियोजना, लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर पश्चिम राजस्थान पाली जिले का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध स्थित है, जिसका निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा शुरू करवाया गया था। यह बांध पाली, जोधपुर, जालोर व सिरोही जिले में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट चौथी जाखम परियोजना, प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव के निकट जाखमिया गांव में राजस्थान की पहली जनजातीय परियोजना के तहत जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। इस परियोजना से प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा व पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्थान में मई और जून महीनों में जो उत्पन्न होती है धूल भरी आंधियां, उसके लिए क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, और तीसरा है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसमें अ व स सही है या अ ब व स सही है या अ व ब सही है या केवल अ सही है,
इन तीनों अवश्य में से जो 3 इसने फैक्ट दिए कथन दिए उनमें से मई जून में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए हमको उत्तरदायी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है केवल अ। तो केवल अ मतलब कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण ही जो है धूलभरी आंधियां इसके लिए उत्तरदायी होती है। तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ठीक है, तो काय के लिए उत्तरदायी है ये है धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है मई जून महीने में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये इससे धूलभरी आंधियों को फर्क नहीं पड़ता है कि अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है या अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इसका जो सिर्फ फर्क पड़ रहा है आंधियों के लिए वो है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं। मई व जून के महीनों में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा व उसके आसपास के भागों में लंबवत पड़ती है तो राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, जिस कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी हवा उसको स्थान लेने के लिए उस ओर बहती है, जिसके फलस्वरूप संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है तथा वायु के भंवर बनते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बबूल्या कहते हैं। जब ये भंवर पश्चिमी हवाओं या चक्रवाती तूफान के साथ मिल जाते हैं तो धूल के गुमार के साथ युक्त ये आंधियां चलती है, जिनका वेग 120 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होता है। श्रीगंगानगर में धूलभरी आंधियों की संख्या सर्वाधिक 27 दिन, जबकि झालावाड़ में धूलभरी आंधियों की संख्या न्यूनतम 3 दिन है। आंधियों के नाम उत्तर की ओर से आने वाली उत्तरा, उत्तरार्ध, धरोड़, धराऊ और दक्षिण की ओर से आने वाली लकाऊ, पूर्व की ओर से आने वाली पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा, आगुनी और पश्चिम की ओर से आने वाली पिछवावई, पच्छेऊ, पिछवा, आथुड़ी और उत्तर पूर्व के मध्य से आने वाली संजेरी, दक्षिण के मध्य से आने वाली चीर, चील और दक्षिण पश्चिम के मध्य से आने वाली समुद्री तथा उत्तर पश्चिम के मध्य से आने वाली सूर्या, ये सब आंधियों के नाम हैं राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य है? व सैद 4 दिए हैं और उसमें से हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से चुनना है कि कौन कौन सा सही है। संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 है। राजस्थान खनिज नीति 2015, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक। तो इसमें से कौन कौन से सही है ऑप्शन? तो 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर वो दिया हुआ है इसने ऑप्शन दिया हुआ है 4 जो है वो दिया हुआ है ये सभी। तो मतलब अ, ब, स, द चारों जो है चारों क्या हैं? सत्य हैं। क्या क्या? संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, राजस्थान खनिज नीति 2015 की है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 है और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक है। चारों कथन सत्य हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो रीड करते हैं। राजस्थान में खनिज से संबंधित प्रमुख नीतियाँ। खनिज नीति है वो 1994 है, 2011, 2015 और 2019 है। ग्रेनाइट नीति जो है 1991, 1995 है। मार्बल नीति 1994, 2002 है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक है। राजस्थान जैव ईंधन बायोफ्यूल नीति जो है वो 2019 है और राजस्थान खनिज विकास और विकासोन्मुखी नीति जो है वो 2015 है, ठीक है। तो ये थी नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो सीसा जस्ता इसका, ताम्र इसका, वोलेस्टोनाइट का या सेलेनाइट का। तो इनमें से कौन से चारों में से जो खनिज है उसका राजस्थान जो लगभग खुद अकेला उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो एवं से अवैध अवैध से या असद है। तो ऑप्शन जो है 4 असद यानी अ, स और द। वह जो है वो उस खनिज का राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य नहीं है, यानी सीसा एवं जस्ते का, वोलेस्टोनाइट का और सेलेनाइट, ये असद तीनों का राजस्थान जो है अकेला उत्पादक राज्य है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं। सीसा एवं जस्ता एस्क। भारत में सीसा जस्ता सांद्र का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में सीसा जस्ता में देश के कुल भंडारों के लगभग 89% भंडार है राजस्थान में सीसा जस्ता में, ठीक है। देश के कुल भंडारों का 79% भंडार है तथा दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तृतीय मध्य प्रदेश का है। राज्य में सीसा जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है जावर क्षेत्र, राजपुरा दरीबा क्षेत्र, रामपुरा आगुचा क्षेत्र और चौथ का बरोड़ा सवाई मधु क्षेत्र। ये सब जो है राज्य में सीसा जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। सेकंड है वोलेस्टोनाइट। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। देश का 88% वोलेस्टोनाइट राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट मुख्यतः अजमेर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट का अधिकांश उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है फिर जिप्सम। जिप्सम जो है उत्पादन में देश में राजस्थान का एकाधिकार है।
यहाँ देश के कुल उत्पादन का 82% जिप्सम होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम नागौर से प्राप्त होता है। कहाँ से? नागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल क्रूड ऑयल का उत्पादन प्राप्त हुआ? बीकानेर, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है? तो वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन निजी क्षेत्र की कंपनी केयर इंडिया को आवंटित किया गया, जिसके नवीनतम आकलन के अनुसार इस बेसिन में लगभग 900 से 1000 मिलियन टन बैरल्स तेल के समकक्ष रिसोर्स संभावित है। दिसंबर 2017 तक इस बेसिन में कुल 38 तेल व गैस क्षेत्र खोजे गए, जिनमें मंगला, ऐश्वर्या, गूढ़ा, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजा व भाग्यम इत्यादि प्रमुख है। राजस्थान के अन्य पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र बेसिन राजस्थान सेल्फ बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन है। तो ये राजस्थान के अन्य पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र है, जबकि जो क्वेश्चन ने पूछा था वो सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन पूछा था, जो कि बाड़मेर सांचौर बेसिन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या है? 21.87% एवं 34.15%। तो जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 21.87% एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 34.15%। 21.87 और 34.15। तो जनगणना 2011 21वीं सदी की दूसरी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं एवं क्रमानुसार भारत की 15वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के अनुसार तो वो कितना अच्छा फैक्ट दिया है जनगणना 2011 का भी। जनगणना 2011 21वीं सदी की दूसरी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं एवं क्रमानुसार भारत की 15वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.15% एवं राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.87। तो ये ऑप्शन 4 होना चाहिए। तो इसने फिर ऑप्शन थर्ड क्यों दिया है? यहाँ तो इसने भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.15 दिया हुआ है और राजस्थान में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भी 24.87, जो कि जो है ऑप्शन 4 मैच खाता है 31.15 एंड 24.87। तो इसने जो यहाँ ऑप्शन ये थर्ड इसमें आंसर यहाँ इसने दिया है वो गलत हुआ फिर तो। ठीक है, तो ये भाई मिस्टेक और ऑप्शन थर्ड है। अगर ये डाटा इसका ये सही है तो फिर हिसाब से ऑप्शन 4 होना चाहिए 31.15 एवं 24.87%। ऑप्शन 4। ठीक है, फिर है भारत में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य जो है महाराष्ट्र और सिक्किम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वो है महाराष्ट्र में और जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो है सिक्किम राज्य में। राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले जो है वो जयपुर सर्वाधिक नगरीय और न्यूनतम जो है प्रतापगढ़ में नगरीय जनसंख्या है सबसे कम। प्रतिशत के आधार पर राज्य में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कोटा व डूंगरपुर। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर राज्य में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कोटा एवं डूंगरपुर है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसमें? कोटा में और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसमें है? डूंगरपुर में। और इस तरीके अगर नॉर्मल हम देखें तो सबसे ज्यादा तो है जयपुर और सबसे कम न्यूनतम है प्रतापगढ़, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कोटा व डूंगरपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? खनिज पर आधारित जस्ता, गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या संगमरमर उद्योग। तो इस तरीके से कौन कौन से अवैध या अवैध है या अवैध है या अवैध है या चारों ही सही आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अवैध, यानी स नहीं है तो जस्ता गलन उद्योग, ब सीमेंट उद्योग, स नहीं है, डी संगमरमर उद्योग। ये तीनों जो है वो राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग राजस्थान का नहीं है। तो इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, रीड करते हैं। तो जस्ता गलन उद्योग जो है राजस्थान में जस्ता औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। जस्ता गलाने हेतु राजस्थान में उदयपुर के देवारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है,
जबकि चंदेरी चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर यंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। राज्य में जिप्सम व लाइमस्टोन की प्रचुरता होने के कारण देश में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में 23 सीमेंट कारखाने हैं। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित की गई तथा इसका कार्य उत्पादन 1917 में प्रारंभ हुआ। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं। राजस्थान में सभी पत्थरों में संगमरमर सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी एवं संगमरमर परिशोधन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो हमको ये पता करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, एसटी की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर या गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, बीकानेर और नागौर। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5% है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? वह उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और जो राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं वो है बीकानेर, नागौर और चूरू। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड में था बीकानेर और नागौर। ठीक है, तो बीकानेर और नागौर जो है वो न्यूनतम अनुसूचित एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ONGCL एवं भारत सरकार का, OIL एवं राजस्थान सरकार का, HPCL एवं भारत सरकार का या HPCL एवं राजस्थान सरकार का। तो किसके लिए पूछा है? पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका उपक्रम है? तो यह ऑप्शन 4 HPCL एवं राजस्थान सरकार का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? HPCL एवं राजस्थान सरकार का ये उपक्रम है। तो राजस्थान के पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा इस परियोजना का अनुमोदन किया गया। इसे राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना में HPCL की हिस्सेदारी 64% तथा राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। तो 16 जनवरी 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। बाड़मेर रिफाइनरी की सालाना क्षमता 90 लाख टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जिला दिया हुआ है, उसका शुभंकर दिया हुआ है भीलवाड़ा, मोर, चूरू, कृष्णमल, सवाई माधोपुर, शेर और जैसलमेर कोडावन। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड है सवाई माधोपुर का शुभंकर जो है वो शेर नहीं है। 17 फरवरी 2016 से शुभंकर राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर प्रत्येक जिलों में अलग अलग प्रजातियों के वन्य जीवों का पालन किया जाएगा और उन्हीं के नाम से वो जिले जाने जाएंगे। ठीक है, जैसे अजमेर का जो वन्य जीव है वो है खड़मोर, अलवर का है सांभर, बांसवाड़ा का है जलपीपी, बारा का है मगर, बाड़मेर का है मरुलोमड़ी, भरतपुर का है सारस, भीलवाड़ा का है मोर और बीकानेर का है भट्ट तीतर, बूंदी का है सुखीप, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, जालोर का है भालू, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, जोधपुर का है कुरंजा, करौली का है घड़ियाल, कोटा का है उदबिलाव, नागौर का है राजहंस और उसके बाद है पाली का है तेंदुआ, राजसमंद का है भेड़िया, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का है भाग, चूरू का है काला हिरण, दौसा का है खरगोश, धौलपुर का है पंचीरा इंडियन स्क्रीमर, डूंगरपुर का है जांगिल थोक, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल, जैसलमेर का है गोडावन, झुंझुनू का है काला तीतर, श्रीगंगानगर का है चिंकारा, सीकर का है शाहीन, सिरोही का है जंगली मुर्गी, टोंक का है हंस और उदयपुर का है बिज्जू और जयपुर का है चीतल। तो ये थे राजस्थान के जिलों के शुभंकर उनके वन्य जीवों के नाम से। ठीक है, फिर 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1926 का, 1937 का निर्वाचन या 1945? तो इन तीनों में से किस किस का केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो केवल ए का हुआ या बी सी का हुआ, ए और सी सी का हुआ या ABC तीनों का हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ए और सी। तो 1926 और 1945 इन दोनों का जो निर्वाचन है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है।
1937 के का नहीं हुआ है, सिर्फ 1926 और 1945 ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं। ठीक है। ब्रिटिश भारत में क्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया। इसे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। 1926 के भारतीय आम चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के आधार पर ही हुए थे, जबकि 1937 व 1945 के भारतीय आम चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर हुए थे। तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो फिर ये जो कह रहा है कि 1937 व 1945 के जो चुनाव है भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से हुए, तो 1937 1945 अगर 1937 1945 जो है 1935 भारत शासन अधिनियम के हिसाब से हुए हैं, और सिर्फ 1926 जो है वो 1919 के तहत हुआ है, तो फिर इसका ऑप्शन तो केवल एक होना चाहिए, केवल ए 1926, जो कि 1919 के तहत हुआ। कि 1937 1945 ये दोनों 1937 और 1945 के भारतीय आम चुनाव तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर हुए हैं, तो फिर ऑप्शन थर्ड कैसे सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए एक होना चाहिए, केवल एक 1926 ही। तो इसने जो आंसर दिया है ऑप्शन थर्ड, उसमें मुझे कन्फ्यूजन है, तो इस पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसमें, आंसर में। ठीक है, आंसर में केवल एक आना चाहिए, है ना, एक और तीन में से ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी। तो कौन सी गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, अरुणा असफ अली ने, अच्युत पटवर्धन ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने या हुमायूं कबीर ने। तो इसका राइट आंसर इसने दिया हुआ ऑप्शन थर्ड, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया नामक पुस्तक भारत के गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। श्रीमन नारायण अग्रवाल 1912 से 1974 ईस्वी महात्मा गांधी व उनकी नीतियों के प्रबल समर्थक थे। श्रीमन अग्रवाल का एक लेख के रूप में प्रसिद्ध लेख आप भले तो जग भला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। ए और डी सही है, या ए और बी सही है, या बी और सी सही है, या ए बी सी डी चारों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन दिया है इसने ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट में कौन कौन से हैं, ए और डी। तो जो ए है और जो डी है वो सही है, और जो बी है और वो सी है जो गलत है। तो सही कौन से हैं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। कौन, भारतीय संविधान सभा जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही बात है। जबकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है। जबकि बहुदलीय संरचना थी और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। तो डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। भारत में संविधान निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, 389 निर्धारित की गई, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संकरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया, जबकि अधिकांशतः देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का सभा का चुनाव भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस दौरान संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का भी गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। ये अंतर स्थापित किया गया 15वें संशोधन द्वारा, 16वें, 17वें या 18वें। कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह स्थापित किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो ये अंतर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए 15वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के प्रमुख संशोधित प्रावधान। इस संशोधन में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। इस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप नियुक्ति तथा
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 226 का भी विस्तार किया गया ताकि उच्च न्यायालय को शक्ति दी जा सके कि वे किसी राज्य के बाहर भी यदि कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तो प्राधिकार को निर्देश, आदेश या हुक्मनामा रिट जारी कर सके। इस संशोधन के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूरक भत्तों के भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। तो मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय लिए गए उसका हमको काल अनुक्रम चुनना है। तो ठीक है, तो काल अनुक्रम मतलब उनके टाइमिंग के हिसाब से कौन सा पहला है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मूल अधिकारों से संबंधित निर्णय है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इनका हमको क्रम चुनना है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? DABC। तो डी पहले डी था, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर है ए, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर है बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और फिर है सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ये था इनका कालानुक्रम। इनका हम टाइमिंग देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों से संबंधित दिए गए निर्णयों का कालानुक्रम ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य था, वो 1950 ईस्वी में था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वो था 1967 ईस्वी में। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वो था 1973 ईस्वी में। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ था वो था 1980 ईस्वी में। तो ये था इनका कालानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी या CM स्टीवन। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन पता लगाने हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है? A, B और D। C नहीं है। C मतलब हरिदेव जोशी जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 में जो A, B, D है वो है। तो AR अंतुले स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य हैं, SS रे हैं और CM स्टीफन है। जबकि हरिदेव जोशी स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वर्ष 1976 में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं के संबंध में संस्तुति देनी थी। इस समिति में कुल 12 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार है: सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष, AR अंतुले, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गौड़गिल, CM स्टीफन, TP सिंह, दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे और BN बनर्जी। तो ये थे इस समिति के कुल 12 सदस्य और अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के संबंध में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संशोधन 1976 लागू किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो 42वां संशोधन जो है वो किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। और इस संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ था? एक नया भाग 4 क जोड़ा गया व अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 1, 2, 3, 4 में से 240 1 क, 240 1 ख, 240 1 ग और 240 1 घ में अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप बताया गया। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन 3 जो है 240 1 में सी ग पुडुचेरी सम्मिलित नहीं है, जबकि 240 क में अंडमान निकोबार द्वीप सही है, 240 के ख में लक्षद्वीप सही है और 240 एक ख में दमन और दीप सही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 41 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध है। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है।
प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 240 एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषिता द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1962 को, 3 दिसंबर 1971 को, 25 जून 1975 को या 26 जून 1975 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून 1975। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत को इसके किसी भी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह आरंभ में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक शांति शब्द का प्रयोग किया गया था के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। फिर था दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 और फिर था तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो संयुक्त बैठक में भी नहीं है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भी नहीं है, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में भी नहीं है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन होने के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को इस सत्र के आह्वान का कारण बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो 19, 20, 21 या 22। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा सेकंड क्या है 20। ठीक है, तो 20 मामले उठाए जा सकते हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। अधिकतम कितने? 20। तो ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है या ऐसे मामलों को जिन्हें प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यान आकर्षण सूचनाओं, प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता, उन्हें लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अंतर्गत उठाया जा सकता है। वर्तमान में प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। उनके नाम का चयन दलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। नियम 377 के अधीन सभी सूचनाएं उसी सप्ताह के लिए वैध होती है जिस सप्ताह वे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और चौथी है संसद सदस्यों के वेतन तथा भक्तों संबंधी संयुक्त समिति। तो इनमें से कौन कौन सी वित्तीय समितियां हैं चेक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड क्या है? 1, 2 और 3। तो ऑप्शन थर्ड में है 1, 2, 3, मतलब यहाँ ऑप्शन थर्ड में ABC आना चाहिए था। तो ABC। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, तीनों समिति भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, जबकि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति जो है वो भारतीय संसद की वित्तीय समिति नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रीड करते हैं। लोक लेखा समिति PAC यह एक वित्तीय एवं स्थायी समिति सबसे पुरानी है। इस समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में की गई थी। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा से प्रतिवर्ष संसद सत्र के प्रारंभ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। फिर है प्राक्कलन समिति, आकलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इसका उद्भव भी 1921 में लोक लेखा समिति के पश्चात हुआ, लेकिन नियमित रूप से गठन स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट है, यह पूर्ण रूपेण लोकसभा की समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य
लोकसभा से मनोनीत होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है यदि वह इस समिति का सदस्य हो, अन्यथा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। तीसरा है सहकारी उपक्रम समिति। तो अपन को यहाँ पर दिया हुआ था प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम। तो लोक लेखा हो गई, प्राक्कलन हो गई, फिर है उपक्रम, सहकारी उपक्रम समिति। यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर बनाई गई थी। इस समिति में वर्तमान में कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा सदस्य व 7 राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष के, भारतीय महान्यायवादी के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का पद भारत के सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित व लेखापत करने वाला पदाधिकारी होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पदमुक्ति के अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है या उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति या भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, संथानम समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? संथानम समिति के सिफारिश अनुशंसा पर की गई है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। ठीक है, तो जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में से प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों के कानूनी या विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया था। भारत में जनहित याचिका 1980 के दशक के मध्य में हुई। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति पीएन भगवती भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे अब तक के 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन किसके? आरएस के, जो कि प्रीवियस ईयर 2018 का लास्ट अभी एग्जाम हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन से। तो हमने क्वेश्चंस का लेवल देखा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी रीड किया। इस तरीके से आगे और इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो बाकी के 100 क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। तो ऐसी वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि और का भी भला हो। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।